तो सर आज पढ़ना है हमें आर्टिकल ऑफ एओए। ठीक है, एओए के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे तो मेमोरेंडम क्या था? मेमोरेंडम था चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अगर कोई कहे भैया आर्टिकल क्या है, तो आप बोलोगे आर्टिकल वो चीज होती है। मेमोरेंडम क्या था? कंपनी और कंपनी के बाहर के रिलेशन, कंपनी के बाहर वालों को पता होना चाहिए 399 के हिसाब से कंपनी क्या करती है। आर्टिकल है कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन, कंपनी के इंटरनल लोगों को पता होना चाहिए कंपनी कैसे काम करती है। तो जज साहब ने बोला कि भैया आर्टिकल एसोसिएशन होगा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, जो क्या मैनेज करेंगे। और मेमोरेंडम क्या था? कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर, जो क्या क्या बताता था बाहर वालों के साथ कैसे हमें डील करना है। ठीक है ना, राइट। और वो क्या था जिसके बेस पर कंपनी खड़ी होती है, वो था मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम क्या था? जिसके ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, लिखी ना बात। मेमोरेंडम। आर्टिकल क्या है? कंपनी बनने के बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके इंटरनल लोग फॉलो करेंगे, वो कहाँ लिखे जाएंगे सर? वो कहाँ लिखे जाएंगे? एओ में लिखे जाएंगे कि डायरेक्टर क्या करेगा, है ना, कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, कंपनी का सीए कैसे होगा, कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, है ना, राइट, कंपनी के ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगे, ये सब किस बातें लिखी जाती हैं। इन शॉर्ट जो तुमने मेमोरेंडम में नहीं लिखा वो आर्टिकल में लिखा। ठीक है, मेमोरेंडम में सिर्फ 6 क्लॉज लिखे थे, 6 के अलावा जो बातें लिखनी है वो कहाँ आएंगी सर? वो आर्टिकल में आएंगी, खेल खत्म। ठीक है ना, यानी आर्टिकल सबसे मेमोरेंडम तो छोटा है बड़ा है? छोटा है। क्या कौन? आर्टिकल लिखा है ना, आर्टिकल इज सब्सिडी टू द मेमोरेंडम। हाँ, तो पहले तो मेमोरेंडम में बनेगा ना, पर आर्टिकल बस क्या बताता है तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी राइट्स एंड पावर क्या है। ठीक है ना, जिससे कंपनी क्या करती है, इंटरनल मैनेजमेंट से, है ना, चलती है। इंटरनल रेगुलेशन बताते टाइम टू टाइम। ठीक है, अब आर्टिकल को बोला जाता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लैटिन भाषा में बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, राइट। तो किसके बारे में बताएगा? बिटवीन द ऑब्लिगेशंस इट रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन मेंबर। मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? हमें ये कुछ बातें याद रखनी है जो हमने हाईलाइट की है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज फॉर इंटरनल अफेयर, यानी कि इनकॉर्पोरेट जस्ट फॉर इंटरनल रेगुलेशन। इट इज मैग्ना कार्टा, इट शोज द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बीच की ड्यूटी बतानी है। कोई बातें रिपीट की गई है तो ये मुद्दे मुद्दे की बात है। इसे ही आप क्या बोल सकते हो? इट इज द बायलॉज ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के अंदर जो कंपनी के इंटरनल लोग, जो कंपनी के डायरेक्टर सीए ये सब क्या करेंगे सर? फॉलो करेंगे और कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफिसर्स परफॉर्म देयर। याद रखिए बात, पहले हम ये याद करेंगे, ये इतनी बात फिर याद करेंगे ये मैग्ना कार्टा है। ठीक है ना, पहले तो बताएंगे भाई आर्टिकल क्या है, फिर बताएंगे ये मेंबर टू मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है और इंटरनल। फिर ये किसके बारे में बताएंगे कि डायरेक्टर्स आर्टिकल को फॉलो करके अपना काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स आर्टिकल को फॉलो करके अपना काम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखी है बात। अब जैसे मेमोरेंडम में क्या थे, जैसे मेमोरेंडम में क्या थे? क्लॉजेस थे, है ना, राइट। आर्टिकल में क्या होंगे? के कुछ, हाँ उसके कुछ कंटेंट होंगे। ठीक है ना, तो सेक्शन 5 कहता है जैसे मेमोरेंडम में क्लॉजेस थे, हमें क्या करना है, मॉडल आर्टिकल के अंदर जो भी लिखेंगे उनमें ये बातें लिखी मिलेंगी कि ये क्या करता है सर? आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल में तुम क्या लिखते हो, यानी कि जो तुम्हारे मॉडल आर्टिकल में लिखे होंगे, है ना, इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और मैटर भी डालना है, इसके अलावा तुम्हें कोई और मैटर डालना है कि भैया जैसे डायरेक्टर की तुम्हें लिमिट लगानी कि डायरेक्टर इससे ज्यादा लोन ना ले, है ना, डायरेक्टर से ज्यादा लोन ना ले। ठीक है, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल तो उसे बोलते हैं इंक्लूजन मैटर। आर्टिकल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज सब्सक्राइब अंडर रूल्स, हाउएवर कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर, है ना, जो उसके मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि भैया जो 10 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं ले सकता डायरेक्टर।
ठीक है, ऐसी बातें तुम आर्टिकल के उस पर लिख सकते हो कि हमारी कंपनी सेकंड शिफ्ट में भी काम करेगी, ऐसी बातें क्या लिख सकते हो तुम? आर्टिकल में लिख सकते हो, आर्टिकल में लिख सकते हो, राइट। बोलो। अब ये देखो, ये बात, ये तीन बातें एक साथ पढ़नी है, ठीक है ना। एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट। अब मान लो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा काम है, ठीक है, या कोई ऐसी बात है जिसे हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि हमें उसको इतना सख्त नियम, यानी कि इतना कड़ा नियम उसके बारे में बनाना है, इतना सख्त नियम उसके बारे में बनाना है कि वो उसके ऊपर इतना चेक लगाया जा सके कि उसको जब पास किया जाए तो बहुत सारे लोग इसमें सहमति दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई नई ब्रांच खोलनी है किसी शहर में, है ना, अगर किसी भी शहर में क्या करनी है सर, कोई नई ब्रांच खोलनी है, तो भैया ये ऐसे नहीं है कि ऐवी आपने कर दिया, है ना। तो हम चाहते हैं नई ब्रांच खोलते टाइम पे जहां पहले वोट होती है, मान लो अगर वोटिंग करनी है 75%, है ना, हम चाहते हैं वोटिंग हो जानी चाहिए इसके ऊपर 90%, ठीक है। और हम चाहते हैं इस बात को, जो उस शहर का कोई गवर्नर हो, राजा हो, है ना भैया, मान लो मैं जयपुर में कोई ब्रांच खोलने का है, तो वहां के जो राजा गवर्नर होंगे, क्या कोई बड़ा वकील हो, तो उस बड़े वकील या बड़े हस्ती की हम क्या लेंगे? सलाह लेंगे। ऐसी बातें आप अगर लिखना चाहते हो तो आर्टिकल में आप ये लिख सकते हो, किसी भी चीज को बचाने के लिए कि भाई हमारा एक नई ब्रांच के ऊपर क्या ना हो जाए, फालतू का खर्चा ना हो जाए या चीजें बेकार ना हो जाए। इसमें लिखा है आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन ऑफ एंटैचमेंट टू इफेक्ट दैट प्रोविजन आर्टिकल में ऑल्टर, किसी भी चीज को हम तभी तभी अप्लाई करेंगे या बदलेंगे, ठीक है ना, या प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो होगा हमारा मोर रेस्ट्रिक्टिव। क्या होगा? ठीक है ना, राइट। मोर रेस्ट्रिक्टिव देन स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब होता है 75% वोट, यानी 75% वोट से भी हमें क्या करना है सर? ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव क्या करना है? हमें बनाना है, ठीक है। तो समझ गए सर? नहीं, कंपनी में किसी भी काम को करने के लिए 75, कुछ काम के लिए 50% वोट चाहिए होते, कुछ काम के लिए 75%। हम चाहते हैं कुछ काम के लिए 75% से भी ज्यादा वोटिंग हो जाए, तो वो भी तुम आर्टिकल में डाल सकते हो। अब तुम कह रहे हो जिस काम के लिए 75, जिस काम के लिए कंपनी लॉ कहता है कि 75% वोट चाहिए, तुम उस काम के लिए कितनी वोट कह रहे हो? 90। तो ये बात तुम्हें रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, राइट। और इस बात को तुम्हें आर्टिकल में लिखना पड़ेगा कि अगर ऐसे काम हुआ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर? 75% वोटिंग नहीं, 90% या 100% की वोट लेंगे। तो ओनली ये एंट्रेंचमेंट नहीं, रेंडम में तो बस वही 6 बातें हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं लिखी। मैंने अभी तुमसे क्या बोला? जो मेमोरेंडम में पढ़ा उसको छोड़ के बाकी सब आर्टिकल ही लिखना है। मेमोरेंडम तुम जानते हो क्या लिखना है ना, जो क्लॉज है, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते मेमोरेंडम में, ठीक है ना। ऑल मेंबर क्या करेंगे सर? अमेंडमेंट। ऑल मेंबर एग्री करेंगे कि हाँ भाई ऐसी बात पे हम 90% की क्या लेंगे सर? वोटिंग लेंगे, क्या भैया, राइट। किसको दे देंगे सर? नोटिस दे देंगे रजिस्ट्रार को कि भैया अब हम इस काम के लिए क्या करेंगे? 75 नहीं, 90% वोट लेंगे। मॉडल आर्टिकल कल बताए थे, ABCDEF, है ना जी। फिर आगे IJ, यहाँ से हमें आर्टिकल बनाना, वो मैंने कल लिखवा दी थी एक साथ, मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के। तो ये 7वां पॉइंट। मॉडल आर्टिकल क्या है सर? कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन। जो मॉडल आर्टिकल में जो भी बातें लिखी हैं, आप चाहे सारी की सारी रख लो, चाहे उसमें से जो तुम्हारे ऊपर ना लगती है उन्हें डिलीट कर लो, या तुम्हें कोई एडिशन डालना है तुम वो डाल सकते हो, फ्री हो तुम, है ना। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो तुम्हारी मर्जी तुम उसके हिसाब से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट 2013 के बाद, तो उनके लिए भी वो क्या है? सेम मॉडल आर्टिकल है। आपको क्या करना है सर? मॉडल आर्टिकल अपनाना है और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन क्या कर लेनी है? कर सकते हैं। तो ये 8 बातें किसमें लिखी हैं सर? AOM में ये 8 बातें आपको, है ना, बताई जाती है कि भाई सेक्शन 5 में ये होता है। अब ये पढ़ लो एक बार, ये पढ़ते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अगर एग्जाम में आया है ये एक आध बार आ भी चुका है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आया तो ऐसे नहीं लिखना, टेबल बना के लिखना है। ये तो बस ऐसे है ना, पता नहीं क्यों मजे मजे में लिख दिया। एक बार पढ़ लो, बताओ कोई बात समझ में नहीं आ रही क्या?
अब तुम दोनों बातें पढ़ चुके हो। आर्टिकल में अमेंडमेंट करके उसे इंट्रावायरस बना सकते हैं, मेमोरेंडम को दिए। सही है सारी बातें। मेमोरेंडम को तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते, इंट्रावायरस नहीं कर सकते। कल पढ़ा हमने, कौन केस का नाम क्या था, रिच रिच वाला है ना। लेकिन आर्टिकल में आप चेंज करके उसे इंट्रावायरस बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आते बात सर, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आर्टिकल के मेन प्रोविजन से ज्यादा ये आता है इंडोर मैनेजमेंट। अब देखो इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है सेक्शन 399। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मींस 399। बताओ 399 क्या कहता है, पढ़ के बताओ, कल ही बताया था 399 क्या कहता है। कोई नहीं ध्यान कर लो। उसमें लिखा है कि जैसे मेमोरेंडम है वैसे ही आर्टिकल है। मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों ही ओपन है इंस्पेक्ट चेक करने के लिए, ठीक है ना, राइट। आप उसको फोटोकॉपी करा लो, आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी डाउनलोड कर लो, पर 2-4 रुपए की फीस, 5-10 रुपए की फीस लगती है, ज्यादा नहीं लगती, है ना। इसके अलावा 399 क्या बोलता है कि जब भी आप डील करेंगे कंपनी से तो ये माना जाएगा कि तुमने खाली वो पढ़ नहीं रखा, हाँ, तुम्हें उसके बारे में जानकारी, ये माना जाएगा। प्रिज्यूम मतलब माना जाएगा, यानी कि इम्प्लाइड है कि तुम्हें इसकी जानकारी है। तो यहाँ नोटिस का मतलब वो पर्चा वाला नोटिस नहीं है, यहाँ नोटिस का मतलब क्या है, नहीं, जानकारी, नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब पहले से जानकारी है, कंस्ट्रक्टिव मतलब पहले से, नोटिस मतलब जानकारी है, ठीक है। तो जज साहब ने से दोबारा बोला कि भैया जो भी कम कंपनी से डील करोगे, चाहे वो मेमोरेंडम हो, आर्टिकल हो, एक तो तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके बारे में नॉलेज है, और नॉलेज तो बहुत छोटी बात है, तुमने उसको समझ रखा। ये दो बातें जज पहले ही मान के बैठा है कि तुम्हें इस बात की क्या है, कंस्ट्रक्टिव जानकारी है, पूरा तुम्हें इस बात का क्या है सर, पूरा अच्छे तरीके से ज्ञान है, कंस्ट्रक्टिव तुम्हें नोटिस है, क्या भैया, बोलो। अब भैया अगली बात, सबसे मजेदार बात जो इस केस के लिए, जज साहब ने बोला जो भी डील करता है उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेमोरेंडम आर्टिकल के बारे में, उसको ये भी पता है कंपनी के अंदर वोटिंग में भी कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, है ना, राइट। यानी खाली मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं, कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास होते हैं वो सब तुम्हें पता है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास है वो सब तुमने पढ़ रखे, यू हैव द नॉलेज, उन सबकी तुम्हें क्या है सर, नॉलेज है, ये लिखी बात। हाँ, जो भी चीज रजिस्ट्रार के पास जमा होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो पब्लिक के लिए ओपन होती है, बस तुम्हें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके क्या करना है, थोड़े से पैसे देने हैं, निकलवा के पढ़ लेना है, फोटोकॉपी करा लेनी है, ये लिखी बात। खाली मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन जैसे आर्टिकल भी आपको ओपन है पढ़ने के लिए, अगर वो, यानी रजिस्ट्रार के पास जो कुछ है सब आप पढ़ सकते हैं, ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि तुमने मेमोरेंडम पढ़ रखा है, तुमने आर्टिकल पढ़ रखा है, रजिस्ट्रार के पास जो भी चीजें हैं वो तुमने सब पढ़ रखी है, सब माना जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अब एक कंपनी ने, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा केस पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है,
एक कंपनी थी, उसका एक वकील था टर्कवेंट, क्या नाम था? और इंग्लैंड का एक बैंक था जिसका नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक। क्या नाम था? रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कवेंट की जो कंपनी थी, उन्होंने लोन अप्लाई किया, यानी कि उन्होंने डिबेंचर इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए? और डिबेंचर के बदले क्या ले लिया? उन्होंने भैया मान लो फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का लोन ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? लो, ये बात समझ में आ गई ना? अब जब इत्तेफाक से जो कंपनी का वकील था टर्कवेंट, वो कंपनी हो गई बंद, लिक्विडेट। कंपनी बंद हो गई। कंपनी जब बंद होने की नौबत आई तो बैंक वालों ने कहा भैया सबसे पहले हमें पैसे दे, बैंक का पैसा, सोलोमन के सिक्योर्ड मामला, भैया जो भी केक कटेगा सब में कटेगा, पहले हम खाएंगे। है कि नहीं बात? पहले हम खाएंगे, हमारा मामला क्या सोलोमन की तरह सिक्योर्ड। टर्कवेंट ने पता क्या बोला? टर्कवेंट ने ये बोला, टर्कवेंट बहुत होशियार था, चालू था, पढ़ रखा था सोलोमन की तरह, पढ़ा लिखा था। टर्कवेंट ने बोला सर आपका लोन तो प्रायोरिटी छोड़ो, तो आने लायक ही नहीं है। बैंक वाले कहने लगे नशे में हो क्या? 1000 करोड़ का लोन है, नशे में है, चुकाने लायक नहीं, लोन नहीं लेनी, लोन तो लिया लेकिन चुकाएंगे नहीं, आपको पेमेंट नहीं हो सकती। अब भैया कोर्ट कचहरी का मामला, वकील का मामला है, बैंक वाले क्या कहने लगे, कोर्ट पहुंच गए भैया तो पैसे नहीं दे रहे। टर्कवेंट ने जब बैंक ने केस किया, है ना, जब बैंक ने केस किया तो टर्कवेंट ने बड़ी खतरनाक बात बोली। क्या बोली? खतरनाक बात। टर्कवेंट ने बहुत बढ़िया बात बोली। टर्कवेंट ने बोला सर 399 क्या बोलते हो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हम बोलते हैं कि भैया तुम्हें सब पता है, ठीक है, जिस के बारे में लोन लिया गया था उसमें ये लिखा था लोन लेते टाइम पे कि जब भी हम लोन लेंगे तो लोन लेते टाइम पर 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए, है ना, और रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, मतलब शेयर होल्डर से अप्रूव कर दें। 75% लोग बोल दें कि हाँ भाई 1000 करोड़ का लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, है ना। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक कह रहा है हाँ भैया हमें अरे भैया हम पागल थोड़ी हैं, हम भी तो बैंक है, हमारा तो वकील है, हमें पता है ये तीनों होने चाहिए, हमने तीनों चेक कर लिए। तो कह रहा तीनों कैसे चेक कर लिए तुमने? कह रहा तीनों चेक करे, 2 डायरेक्टर के साइन भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, और रिजोल्यूशन भी लगा है, रिजोल्यूशन भी लगा है। टर्कवेंट ने ये बोला कि 399 के हिसाब से आपको चीजें पढ़नी चाहिए थी, वहां पे जो रिजोल्यूशन लगा है ना, जो रिजोल्यूशन वहां पे लगा है, बस वो रिजोल्यूशन लगा है, वो शेयर होल्डर ने पास नहीं किया था। और जो चीज शेयर होल्डर ने पास नहीं की थी, है ना, राइट, तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है, तुम्हें इस बात के बारे में तुम्हें जानकारी लेनी चाहिए थी, तो लोन वापस नहीं होगा। उन्होंने बोला भैया रिजोल्यूशन लगा होना चाहिए, रिजोल्यूशन लगा है ना, रिजोल्यूशन है, लेकिन उन रिजोल्यूशन को शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया था, रिजोल्यूशन तो अप्रूव नहीं है। तो टर्कवेंट ने ये बोला चलो ये दोनों बातें तो ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन अप्रूव ही नहीं था, और जिस रिजोल्यूशन को शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया, मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर तो होता है भैया, जिस लोन पर मालिक ने अप्रूवल ही नहीं दी, जिस लोन पर जिस लोन पर मालिक ने अप्रूवल ही नहीं दी, तो भैया लोन ही बेकार है, तुम्हारी गलती है, तुमने रिजोल्यूशन क्यों नहीं? बात कोर्ट तक पहुंची। अब एक बार तुम बताओ टर्कवेंट जीतेगा रॉयल ब्रिटिश बैंक? टर्कवेंट जीतेगा, गलत जवाब। जज साहब ने बोला, जज साहब ने ये बोला कि अगर किसी बंदे को कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है तो वो पेपर से तो जानकारी लेगा। अच्छा ये बताओ भैया, उज्जवल का विवाह हो रहा है ना, कई दिनों से अटका पड़ा, बेचारे का हो नहीं पा रहा, ठीक है, उज्जवल का विवाह हो रहा है। अब उज्जवल लड़की देखने गया, लड़की देख के टाइम पे उसने उसका बायोडेटा वो पढ़ा, तो बायोडेटा पे लिखा था मास्टर शेफ। क्या लिखा था? मास्टर शेफ लिखा था। डिग्री में लिखा था होटल मैनेजमेंट।
ठीक है। नीचे हॉबी में लिखा था यूट्यूब चैनल फॉर फूड, और क्या है ना, अभी ठीक है, ये लिखा था। हाँ, कह रही सर मैं भी ऐसी हूँ। अब ये बताओ उज्जवल क्या देखेगा, अब उसके सामने फिर जब लड़की देखने गया तो भैया वही लड़की क्या ला रही है, समोसे गुलाब जामुन, और लड़की खुद कह रही है ना, उज्जवल कह रहा है, उसकी मम्मी कह रही हाँ जी सब कुछ इसने बनाया है ना, सुबह से लगी पड़ी बेचारी, आप तो शाम को आए, सुबह से लगी पड़ी खाना बनाने में। उज्जवल कह रहा है मेरे को देखने आएगी, मैं भी बना के खिलाऊंगा, है कि नहीं बात। अब समोसे गोलगप्पे या समोसे जो भी है, कचौड़ी वगैरह सब आ गई उज्जवल के पास, आगे नहीं आ गई, वो कह रही मैंने खाना बनाया, तो खाना किसने बनाया होगा, बनाया, बाद में पता लगा जब शादी होके आ गई, हाँ मैं बना तो लेती हूँ पर मैगी, हाँ वो कह रही मैं पाउट बना लेती हूँ और मूवी बना लेती हूँ, है कि नहीं बात। तो तुमने अब उज्जवल कह रहा है यार ये बताइए तेरे बायोडेटा में ये लिखा है, और तूने उस दिन जो खिलाया तूने कहा था समोसे मैंने बनाए हैं, है ना, राइट, गुलाब जामुन मैंने बनाया है, ठीक है, अब तू कह रहे समोसे गुलाब जामुन नहीं नहीं वो तो ऐसे ही बोल दिया था। अब इसमें लड़की गलती हो जोली गलती है, गलती है ना। अब ये बताओ वो लड़की पता क्या बोल रही है, वो पढ़ी लिखी थी, मुझसे पढ़ रखी थी, बोलो वो कहती ओए 99 लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, 399 लगता है, क्या बोल रहा है, नाटक मत दिखा मुझे अब, है ना, कि तूने झूठ बोला ये बोला, 399 लगता है। जिस लड़की से तू शादी कर रहा है उसके बारे में तुझे सब कुछ, अभी बताओ ये बात कैसे पता लगती, तो ये बात तुम्हें पता थी, पर तुम्हें फिर क्यों कह रहे हो कि तुम्हें यकीन है कि हाँ उसने बनाया, बोलो। हाँ, उसके बायोडाटा में लिखा है और उसके बोला भी है कि बोला ही नहीं बोला, बोला है ना, बताओ फिर अब किसकी गलती है, लड़की गलती है, जज साहब यही तो कह रहे हैं, तुम्हें पहले से अगर सब कुछ पता है, तुम्हें पहले से सारी जानकारी है, लेकिन एक चीज की जानकारी नहीं हो सकती, क्या, कि रसोई के अंदर सच में किसने खाना पकाया, आउटर तो देख सकते हो, जो तुम्हें पढ़ने को मिला, तो 399 ये तो कहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हें पढ़ने के लिए मिला है वो सब तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, जो तुम्हें पढ़ने के लिए मिला है, मेमोरेंडम आर्टिकल ये वो, लेकिन सच में वो है कि नहीं, वो तो कंपनी के इंटरनल मैटर है ना, इंटरनल मैटर में तुम्हें थोड़ी बुलाया जाएगा, इंटरनल मैटर में तो वही जाएंगे जो वोट करते हैं। तो जज साहब ने यही बोला, जज साहब ने बोला ये तुम्हें आउटर पता होना चाहिए, पढ़कर ये पढ़ के पता होना चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए, रिजोल्यूशन लगा भी है, अब रिजोल्यूशन पास है या नहीं है ये तो जब पता लगेगा जब हम रसोई में जाएंगे। भैया उस लड़की ने खुद समोसे नहीं मंगाए, उस लड़की ने क्या किया, समोसे बाजार से मंगा के बोल दिया कि मैंने बनाए हैं और बायोडेटा में लिख दिया, तो ये तो जब पता लगेगा ना जब हम रसोई में घुसते, तो पता लगता है रसोई में उसमें कोई कढ़ाई नहीं रखी, कोई चटनी रखी, है ना, ये सब बाजार के पैकेट रखे हैं, लेकिन रसोई में जाना अलाउड तो नहीं है। अब तुम ये थोड़ी बोलते चलिए रसोई, मिक्सी मिक्सी दिखा, हरी चटनी पीसी तूने, है कि नहीं बात, तो कैसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। जज साहब ने ये बोला स्पेशल रिजोल्यूशन लगा है पर ये पास नहीं है, पास होना और ना होना क्या है, इंटरनल मैटर है, इसलिए इंटरनल मैटर की जानकारी, जज साहब ने क्या बोला, इंटरनल मैटर की जानकारी बाहर वालों को नहीं होती, बाहर वालों को नहीं होती, इंटरनल मैटर की जानकारी बाहर वालों को नहीं होती, इसलिए बाहर वाले केस हारेंगे या जीतेंगे, हाँ, इसलिए बाहर वाले। अब इस केस में पता क्या हुआ, इस केस में ये भी रजिस्ट्रार के पास था, ये भी रजिस्ट्रार के पास था, रिजोल्यूशन पास जो है ना वो रजिस्ट्रार के पास नहीं था, तो बताओ जब जो चीज रजिस्ट्रार के पास है नहीं तुम उसे चेक कैसे कर लोगे रजिस्ट्रार से लेकर। जज साहब ने ये बोला, इसे पता क्या नाम दिया, इसको नाम दिया टर्क्वेंट रूल, क्या नाम दिया, पूरी दुनिया में टर्क्वेंट का नाम का रूल ही बना दिया गया, है ना, राइट, और इस कॉन्सेप्ट को बोला इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि रसोई के दरवाजे के अंदर का मैनेजमेंट बाहर वालों को नहीं पता भी नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है,
ये इसे बोल इसको इस रूल को नाम दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ, ठीक है। ये लिखिए बात, कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन नो सेंस मींस दैट आउटसाइडर डीम टू हैव द नोटिस ऑफ इंटरनल अफेयर। इंटरनल अफेयर इज द मैटर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ, देखो इस केस में ये हुआ, कहानी मैंने तो बताई थी लोन वोन की। देखो ये था ये इसके ऊपर पूरा केस डिपेंड था। रिजोल्यूशन पास हुआ बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच डायरेक्टर कुड बोरो, लेकिन उसमें ये नहीं पता था डायरेक्टर को कितना बोरो करना है। डायरेक्टर ने 1000 करोड़ ले लिए, तो जज साहब ने क्या बोला, बैंक नीड नॉट डीम टू नो द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास बिकॉज देयर वाज, क्योंकि वो रजिस्ट्रार के पास आ ही नहीं, इसलिए वो बॉन्ड वैलिड माना गया। और ये कहा गया कि बैंक को कंपनी के दरवाजे के अंदर घुसकर ये देखने की जरूरत नहीं कि रिजोल्यूशन शेयर होल्डर ने पास किया या नहीं किया। तुमने रिजोल्यूशन लगा दिया तो हमने मान लिया पास ही हुआ होगा। भाई तू समोसे ले आई तो मैंने मान लिया तूने बनाए होंगे, जब तू खुद कह रही है मैंने बनाए और तेरा बायोडाटा कह रहा है मैंने बनाए, तेरी मम्मी कह रही है तूने बनाए, तो तुम्हारे घर वाले भी तो ये बोलेंगे लड़की ने बनाए। तो मुझे रसोई के अंदर घुसने की जरूरत नहीं, रसोई के अंदर घुसने का मतलब सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं। जब सामने बोला भाई तुम्हारे घर में घुस के रसोई में घुस के इंसल्ट थोड़ी करनी है तुम्हारी, इसलिए क्या बोला गया, इंडोर मैनेजमेंट का रूल लगेगा। अब इसके आए 3 एक्सेप्शन का मतलब हमने एक बात जानी क्या, 399 किसके फेवर में है, नहीं 399 है कंपनी के फेवर में, किसके फेवर में, हाँ 399 किसके फेवर में है, हाँ। और बताओ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में है, किसके फेवर में है, 399 is in the favor of company and indoor management is in the favor of आउटसाइडर के फेवर में। अब अगर मैं कह रहा हूं इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, हाँ तो ये कंपनी के फेवर, यानी कि इंडोर टर्कोएंट रूल क्या कहता है, आउटसाइडर विन, टर्कोएंट रूल क्या कहता है, आउटसाइडर विन, बैंक आउटसाइडर जो है कंपनी का, इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, आउटसाइडर लूज, यानी ओनली कंपनी विन, आउटसाइडर लूज कंपनी विन, आउटसाइडर लूज और कंपनी, ठीक है। पहली बात सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें एक्चुअल या इस बात की पहले से जानकारी है कंपनी में चोरी चकारी चलती, बात सबने क्या बोला, जब तुझे पहले से पता है तो फिर इंडोर मैनेजमेंट कहाँ हुआ। अगर इसको पहले से पता है कि लड़की सच में खाना बनाना जानती है ना, वो समोसे बाहर से ही आए हैं, अब कैसे ही पता हो, इसने समोसे वाले को देख लिया हो है कि नहीं बात राइट, या इसे कहीं और से जानकारी पता लग गई हो, ठीक है राइट, समोसे वाले इसका दोस्त हो कि भैया जिस लड़की को तू देखने जा रहा है समोसे उसके घर वाले अभी ले गए हैं, तो बता दिया। और जब तुझे पहले जानकारी है तो फिर रिश्ते को हाँ क्यों कर रहा है भाई, उनके झूठ पर, तो मतलब किसी गलती है, कंपनी गलती है, इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, ये लिखी बात है ना। इसमें हुआ क्या, ए कंपनी का डायरेक्टर है, तो कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर, अब उसने क्या किया, कंपनी की तरफ से खुद को डिबेंचर इशू कर लिए, फिर क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता कंपनी ने डिबेंचर दिए, अरे तो तूने तो इशू करे हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, डायरेक्टर एक अलग मेंबर है, तो कंपनी ने अपने डायरेक्टर को डिबेंचर दिए। अब ये कंपनी ने जब डायरेक्टर को डिबेंचर दिए होंगे, जब कंपनी ने डायरेक्टर को डिबेंचर दिए होंगे, जब कंपनी ने डायरेक्टर को डिबेंचर दिए होंगे, तो ये डिबेंचर कंपनी कोई इंसान थोड़ी है, ये डिबेंचर इशू किसने किए होंगे, खुद डायरेक्टर नहीं। मान लो एवीएसएस कंपनी है, विवेक भैया हो गए डायरेक्टर, अब विवेक भैया कह रहे हैं एवीएसएस ने विवेक को डिबेंचर इशू कर दिए, अरे तो जज साहब कह रहे हैं डिबेंचर दिए किसने तुमने ही तो दिए होंगे, तो तुमने खुद को डिबेंचर दे दी कंपनी के, क्योंकि तुम डायरेक्टर हो, तो तुम्हें खुद को पता नहीं है रेगुलेटरी के बारे में,
अब तुम कह रहे हो भैया इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता। अबे तूने तो दिया ही है, तुझे कैसे नहीं पता? बात समझ आई? ये केस ये आया, ये केस यही आया कि खुद को अनऑथराइज्ड वेंचर इशू कर दिए, और फिर कह रहा है ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, मुझे कैसे पता होगा? यार जिसने इशू किया उसे तो पता होगा। तो ये भैया इस बात पे नहीं लड़ सकते कि ये कंपनी ने मुझे इशू किया और मुझे नहीं पता। जज साहब कहेंगे भाई तुम्हें भी पता है और अभिषेक सर को भी पता है ना, राइट? ऐसी ऐसी a director could not define allotment of share to him as his part. The appointment of director has fell because none of the director appointed him valid in the office. हाँ, यानी कि ऐसे एक डायरेक्टर ने, है ना, दूसरे बंदे को शेयर इशू किया डायरेक्टर का, है ना, और उसे क्या बना लिया, कंपनी में डायरेक्टर बना लिया। ठीक है, अब वो जो नया डायरेक्टर बना, न्यू डायरेक्टर, मान लो ये न्यू डायरेक्टर बना, न्यू डायरेक्टर को जिसने डायरेक्टर बनाया पुराना, वो कह रहा है जी ये तो कंपनी ने बनाया है, कंपनी का इंटरनल मैटर है, मुझे नहीं पता। भाई तुमने ही तो वोटिंग करी होगी, और ये न्यू डायरेक्टर था उस जगह का चोर उचक्का, है ना। बाद में वो क्या बोल रहा है? हाँ, ठीक है, तो उसका मतलब तुम्हें पहले से इरेगुलरिटी के बारे में पता है। कोई भी एक केस याद कर लेना, चाहे मॉरिस वाला याद कर लेना या कोई और याद, वो कुछ ऊपर वाला याद कर लेना, दोनों में एक ही बात है, जो काम डायरेक्टर करता है वो डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता ये काम किसने किया है, मैंने नहीं किया, कंपनी ने किया। अरे कंपनी के बिहाफ पे तुम ही तो करोगे इशू, ईवीएक्स का जो काम करेगा वो तो विवेक या अभिषेक सर ही करेंगे, और वो खुद कह रहे हैं कंपनी ने किया, मैंने नहीं किया। तो तुम्हें नहीं, तुम्हें पता है, शक, अगर तुम्हें शक है, एक बड़ा मजेदार केस आया, एक कंपनी के अकाउंटेंट ने कंपनी की बिल्डिंग बेची थी, फिर कंपनी वालों ने केस कर दिया, जिसने खरीदी, भाई तूने खरीदी भी, तो सामने बोला तुम्हें नहीं लगता भैया कंपनी की जो बिल्डिंग है कौन बेच सकता है, यानी शेयर होल्डर, है ना, शेयर होल्डर तो बेच सकते हैं, शेयर होल्डर ही मालिक है, वोट करेंगे, और उसके बारे में प्रपोजल भी तुम्हें कौन देगा, डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या काम करते हैं, शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं। अकाउंटेंट कौन है भाई, अकाउंटेंट तो एम्प्लॉई है कि नहीं बात? एक नॉर्मल अकाउंटेंट ने तुम्हें पेपर दिए, तुम की कंपनी का, तुमने उसे पैसे भी दिए, तुम्हें शक नहीं हुआ? कह रहा हाँ लग तो रहा था यार, लेकिन अकाउंटेंट चालू था बिल्कुल बंटी बबली की तरह, ताजमहल बेच दिया, ये तो बिल्डिंग थी, है कि नहीं बात? जज साहब ने कहा ये केस था आनंद बिहारी लाल वर्सेस टोएन कंपनी। अगर तुम्हें इस बात का शक है, अगर इस बात का शक है तो तुम्हें फिर डील नहीं करनी चाहिए, तो तुम इंडोर मैनेजमेंट का मजा नहीं ले सकते कि मुझे क्या पता, है ना। तो जज साहब कहेंगे भैया तुझे पता है, तो यहाँ पे 399 लगेगा, टर्कुएंट रूल नहीं लगेगा। टर्कुएंट रूल आउटसाइडर के फेवर में, इसका एक्सेप्शन आउटसाइडर के अगेंस्ट, आउटसाइडर हार गया, बिल्डिंग वापस देनी पड़ी और पैसे वापस मिल गए होंगे, पर वो बिल्डिंग बेकार हो गई, मतलब खरीदी नहीं मानी गई, है ना। एक एक डायरेक्टर ने, एक बंदा दो कंपनी का डायरेक्टर है ना, एक बंदा 14-15 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, ये अलाउड है हमारे देश में, है कि नहीं बात? बोलो। एक डायरेक्टर ने पता क्या किया, एक कंपनी का पैसा लेकर दूसरी कंपनी का डेट चुका दिया, तो कह रहा भाई उससे बड़ा प्रेम है तुझे, है ना बात? तो जज साहब ने कहा भाई इसमें क्या नहीं लगेगा, ये टर्कुएंट रूल नहीं लगेगा, मुझे पता नहीं है कि दूसरी कंपनी का डेट किसने चुकाया है, हाँ तूने चुकाया है, ठीक है। जज साहब ने क्या बोला, केस हारेगा। और फोर्जरी, फोर्जरी बड़े दुख की बात है, एक कंपनी ने डायरेक्टर के नकली साइन करके शेयर इशू कर दिए, तो बताओ इसमें बाहर वाले की गलती है? लेकिन जज साहब ने बोला इसमें गलती बाहर वाले की ही मानी जाएगी और शेयर वापस देने, ये बड़े दुख की बात है। इट वॉज हेल्ड दैट रूल वाज नेवर एक्सटेंड टू द कवर द कंप्लीट फोर्स, इसमें आप पैसे वापस मिल जाएंगे। एक कंपनी ने नकली साइन करके शेयर इशू कर दिया, और जिस बंदे को शेयर इशू करे उसको, वो बेचारा बेखबर है। अब तुम कह रहे हो कि भैया तेरे ऊपर टर्पन ड्यू नहीं लगेगा, तेरे ऊपर 399 लगेगा, तो कह रहा 399 कैसे लगेगा, मुझे कैसे पता है नकली साइन है असली साइन है? जज साहब ने कहा फोर्जरी के केस में
नकली सिग्नेचर केस में हर चीज वॉइड है, चाहे आप सच्चे हो चाहे आप बुरे हो। क्या भैया, ये था तुम्हारा कंपनीज एक्ट। होमवर्क क्या करना है सर, ये पढ़ के आना है। 8 क्वेश्चन है ना, ये जरूर पढ़ने हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, मतलब ऐसे अपनी बुक से क्वेश्चन दे देता है। ओपीसी का इंपॉर्टेंट, ये केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लिख दोगे, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये रहा, ये है इंपॉर्टेंट केस। आज हमने पढ़ा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। टर्कुएंट रूल क्या है, टर्कुएंट का रिवर्सल क्या है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब एशबरी रेलवे से ज्यादा भी जो एक्सपेक्टेड होता है ना, वो टर्कुएंट रूल होता है। उसमें कंफ्यूजन पता है क्या है, टर्कुएंट रूल भी पढ़ो, कंस्ट्रक्टिव पहले 399, दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना है। और उसका एक ही जुगाड़ है जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई, टर्कुएंट है आउटसाइडर के फेवर में, 399 है आउटसाइडर के खिलाफ। ऐसे याद कर लो, टर्कुएंट इज इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर बैंक, आउटसाइडर पर्सन, एंड 399 इज अगेंस्ट द आउटसाइडर। यानी टर्कुएंट में आउटसाइडर जीतेगा, 399 में आउटसाइडर हारेगा। बोलो समझ गए सर, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।